सोचो कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, एक इंजीनियर हो और एक चिट फंड कंपनी में काम करते हो। हाँ, वही चिट फंड कंपनी जो 25 दिनों में लोगों का पैसा डबल करती है। कंपनी के मैनेजमेंट के अंदर कुछ उलट पुलट होती है और अचानक से वो कंपनी आपकी हो जाती है। अब आपके हाथों में एक ऐसी नाव है जिसमें छेद हो चुका है, चारों तरफ से नाव में पानी भरता जा रहा है और अगर ये नाव डूबी तो आपका करियर भी बर्बाद हो जाएगा। फिर उस डूबती कंपनी को बचाने के लिए आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, एक ऐसा आइडिया जो शायद आपके साथ साथ करोड़ों लोगों की किस्मत बदल देगा। आप अपनी उस आइडिया को लेकर आगे बढ़ते हो और अपनी उस आइडिया के ऊपर पूरी मेहनत करते हो। इतनी मेहनत की उस कंपनी के जरिए आप 30 सालों में 10 करोड़ लोगों तक पहुंच जाते हो। पूरे इंडिया के हर एक सेक्टर में आपकी कंपनी तबाही मचा रही होती है। किसानों और छोटे दुकानदारों के लिए आप एक मसीहा हो। आपने अपनी रिटायरमेंट तक इतना पैसा कमा लिया है कि आपकी 7 पुश्तें भी उस पैसे को खत्म नहीं कर सकती है। आपके पास पैसा, पावर, पॉलिटिक्स, बिजनेस सब कुछ है और फिर एक दिन आपकी कंपनी में कानून की नजर पड़ जाती है और आपके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। रातों रात आपका बनाया हुआ बिजनेस एक स्कैम बन जाता है, इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम। एक रात में ही उन 10 करोड़ लोगों का भरोसा टूट जाता है जो आपको मसीहा मानते थे। उन 10 करोड़ लोगों के लिए अब आप एक धोखेबाज हो। आप अपने इमेज को बचाने के लिए हाई कोर्ट जाते हो, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हो, अपनी पूरी पावर लगा देते हो। एक एक करके आपके बिजनेस हाउसेस बंद होना शुरू हो जाते हैं। हर वो इंसान जो आपकी पूजा करता था आपकी शकल देखते ही उस पर थूकने लगता है। जब आप बाहर निकलते हो तो लोग आपकी शकल पर कालिक पोतना चाहते हैं। ये कहानी है सुब्रतो रॉय सहारा की, जिन्होंने सहारा इंडिया परिवार बनाया। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सहारा ग्रुप एक्चुअल में कितना बड़ा था और कैसे सहारा इंडिया का सबसे बड़ा स्कैम बन गया। अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने सहारा में 1 रुपया भी खोया है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आप एक सहारा के एजेंट हो तो इस वीडियो को अपने फेलो एजेंट्स के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको पता चलेगा कि हमारी कहानी का हीरो कैसे एकदम से एक विलेन बन जाता है। एंड तक आपको ये भी पता चलेगा कि सहारा कब अपने इन्वेस्टर्स का पैसा लौटाएगी। कहानी की शुरुआत होती है गोरखपुर से। जब सुब्रतो रॉय 30 साल के थे, वो एक चिट फंड कंपनी के लिए काम करते थे, पर उस कंपनी के मैनेजमेंट में कुछ उथल पुथल हो जाने की वजह से वो कंपनी सुब्रतो रॉय के नाम हो जाती है। पर तब तक वो कंपनी लगभग डूब चुकी थी। फिर सुब्रतो रॉय के दिमाग में एक आइडिया आता है, एक ऐसा आइडिया जो करोड़ों लोगों की किस्मत बदल सकता था, एक ऐसा आइडिया जो पूरे सिस्टम को हिला सकता था। सुब्रत रॉय ने देखा कि इंडिया में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कम पैसे कमाते हैं और वो उतने कम पैसों की बैंक में एफडी नहीं करवा सकते। ये प्रॉब्लम ज्यादातर किसानों की और छोटे दुकानदारों की थी, जिन्हें बैंकिंग सिस्टम के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। सुब्रत रॉय ने इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक बिजनेस मॉडल तैयार किया। हम मॉडल को तो समझेंगे, पर इस मॉडल को बनाने के बाद भी सहारा के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम ये थी कि इन छोटे दुकानदारों और किसानों तक कैसे पहुँचा जाए। कौन होगा जो वो पैसा लाकर सहारा को देगा। और इसके लिए सुब्रत रॉय ने इंडिया के कोने कोने में अपने एजेंट्स बनाए, जिन्हें सहारा एजेंट्स बुलाते हैं। बस कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के बाद कोई भी इंसान सहारा एजेंट बन सकता था। सहारा ने इन एजेंट्स को बहुत हाई कमीशन ऑफर किया, इतना ज्यादा कमीशन कि लोग अपने जॉब्स छोड़ दे रहे थे सहारा एजेंट बनने के लिए। सहारा एजेंट्स को समाज में बहुत ज्यादा इज्जत मिलती थी। इस जॉब को एक रिस्पेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता था। जब सहारा एजेंट्स व्हाइट शर्ट पर ब्लैक टाई लगाकर निकलते थे तो लगता था कि एक कॉर्पोरेट एम्प्लॉय निकला है। इनमें से कई सारे एजेंट्स ऐसे थे जो गांव से आते थे और वो अपने रिलेटिव्स और जान पहचान वाले लोगों का पैसा सहारा में इन्वेस्ट करवाते थे और सहारा उन पैसों के ऊपर 18% तक इंटरेस्ट देती थी। मतलब 4 सालों में लोगों का पैसा डबल हो जाता था और सहारा ये काम पिछले 30 सालों से कर रही थी। पर सोचने की बात ये है कि एक तरफ जहां एसबीआई, एचडीएफसी और पीएनबी जैसे बड़े बड़े बैंक्स बस 5% का इंटरेस्ट दे रहे थे, वहां सहारा 18% का इंटरेस्ट कैसे दे पा रही थी। इसके लिए हमें सहारा का बिजनेस मॉडल समझना पड़ेगा। इनके मॉडल में 3 लोग हैं। सबसे पहले इन्वेस्टर यानी कि छोटे दुकानदार और किसान, दूसरे हैं एजेंट्स जो वो पैसा सहारा तक पहुंचाते हैं और तीसरी है सहारा खुद। ये एजेंट्स इन्वेस्टर के पैसे लेकर सहारा को देते थे, जिसमें इन इन्वेस्टर्स को 18% तक इंटरेस्ट मिलता था और एजेंट्स को भी 13% तक हाई कमीशन मिलता था। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर असली दिक्कत अब शुरू होती है। जो पैसा सहारा के पास ये एजेंट्स भेजते थे वो पैसा सहारा कभी लौटाती ही नहीं थी। सहारा बस पैसों को घुमाती थी, मतलब नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को देती थी
और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से एजेंट की होती थी कि नए इन्वेस्टर्स का पैसा ही पुराने इन्वेस्टर्स के पास जाना चाहिए। सहारा का ये स्कैम बाहर कैसे आया, इस पर तो हम आगे बात करेंगे, पर पहले ये जान लेते हैं कि सहारा इतने सारे पैसों का करती क्या थी। और इस सवाल का बस एक ही जवाब है, बिजनेस। सबसे पहले सहारा ने 1990 में सहारा सिटी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, जिसमें उन्होंने इंडिया के 217 अलग अलग कोने में टाउनशिप्स बनाए। टाउनशिप्स का मतलब होता है छोटे छोटे शहर जहां पर आप घर खरीद सकते हो। इन टाउनशिप्स में अच्छे हॉस्पिटल्स, अच्छे स्कूल्स और अच्छे मार्केट सब कुछ थे, और वहीं से सहारा का बिजनेस एम्पायर बनना शुरू हुआ। फिर सहारा ने 1992 में राष्ट्रीय सहारा नाम से अपनी न्यूज़पेपर भी लॉन्च की। 2000 में सहारा ने अपना टीवी चैनल भी लॉन्च किया जिसका नाम था सहारा वन। और यही नहीं, अगर आपने रन, वांटेड, नो एंट्री, बेवफा, सरकार जैसी मूवीज देखी है तो मैं आपको बता दूं कि इन मूवीज को भी सहारा वन मोशन पिक्चर्स ने ही बनाया है। सहारा लगभग हर एक सेक्टर के बिजनेस में घुसती जा रही थी, फिर चाहे उन्हें उस सेक्टर के बारे में पता हो या ना हो। लाइक इंश्योरेंस सेक्टर में सहारा सिलिका नाम से अवेलेबल थी, रियल एस्टेट में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कंपनी, इवन सहारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी बनाती है जिसका नाम है सहारा इवॉल्व्स। सहारा ने खुद की एयरलाइंस भी लॉन्च करी थी जिसे बाद में जेट एयरवेज को बेच दिया गया। और अगर आपको ये भी कम लग रहा है तो सहारा की खुद की आईपीएल टीम भी थी जिसका नाम था पुणे वॉरियर्स, जिसे 9 साल पहले बंद कर दिया गया। 2002 से 2013 तक इंडियन क्रिकेट टीम ने जितने भी मैचेस खेले उन सब में उनकी जर्सी स्पॉन्सर सहारा ही थी। ये तो सहारा के कुछ बिजनेसेस थे जो बहुत बड़े थे। एक्चुअल में सहारा बहुत सारे बिजनेसेस में इन्वॉल्व थी, लाइक मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर, रिटेल, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ई कॉमर्स। सहारा का बिजनेस इतना ज्यादा एक्सपेंडेड था जितना कि आज रिलायंस और अडानी सोच भी नहीं सकते। सहारा जिस भी बिजनेस को छू लेती थी वो बिजनेस सोना हो जाता था। लोग लिटरली इस इंसान की पूजा तक करते थे, पर देखते देखते उन्हीं लोगों के लिए ये इंसान एक दिन विलेन बन गया। ये इमेज 2015 की है जब सुब्रत रॉय के फेस में किसी ने इंक फेंक कर मारा था। पर इतना बड़ा सहारा स्कैम बाहर कैसे आया? ये स्कैम बाहर आया बस एक चीज की वजह से, सैचुरेशन। मैं समझाता हूँ। सहारा नए इन्वेस्टर्स का पैसा पुराने इन्वेस्टर्स को देती थी और पुराने इन्वेस्टर्स के पैसे से बिजनेस करती थी, और ऐसा सहारा पिछले 30 सालों से कर रही थी। पर 30 सालों के बाद इंडिया के लगभग सारे लोगों ने सहारा में इन्वेस्ट कर दिया था। अब सहारा के पास नए इन्वेस्टर्स नहीं आ रहे थे, और सहारा ने अपने बिजनेस को जितना फैला लिया था उसे चलाने के लिए सहारा को और ज्यादा पैसों की जरूरत थी। ऊपर से पुराने इन्वेस्टर्स के पैसे भी सहारा को लौटाने थे, और यही देखते हुए सहारा अपना आईपीओ लाने का डिसाइड करती है। यानी कि अब एक आम आदमी भी सहारा के शेयर्स खरीद सकता था। और यहाँ से कहानी में एंट्री होती है सेबी की। किसी भी कंपनी को मार्केट में अपने शेयर्स लाने होते हैं तो उस कंपनी को सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ती है, और यहीं पर आकर सहारा फंस गया। अब सेबी ने सहारा का स्कैम कैसे एक्सपोज किया, इस कहानी में बाद में कैसे ईडी, सुप्रीम कोर्ट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एंट्री हुई, और कैसे इतना बड़ा स्कैम करने के बाद भी सुब्रत रॉय जेल से बाहर है, ये बात हम अगले वीडियो में करेंगे। हमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है ऐसी रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाने में, इसलिए आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी एप्रिसिएशन होती है।